नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ सीमा डोगरा नेटफ्लिक्स में प्रदीप महाजन जी के साथ। प्रदीप महाजन जी का नाम कौन नहीं जानता, वो जानी मानी हस्ती हैं और मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको प्रदीप महाजन जी के साथ। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम, धन्यवाद आपका, आपने जो मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं क्या जानना चाहती हूँ, पूरी पब्लिक जानना चाहते हैं कि मैं तो जानती हूँ आपको, पास 15-20 साल से जानती हूँ और आपके वर्क को लेके, आपके नाम को लेके, और आज तक मैंने जो भी सुना सब पॉजिटिव ही सुना है। और टचवुड आप हम सब के इतना प्यार देते हो। तो सर आप पत्रकार हैं, तो आप पत्रकार कब बने और कैसे बने और इस इंडस्ट्री में कैसे आए? आज बताते हुए फक्र समझ लो या अपने ऊपर ये समझ लो कि आज इस फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में 3 दशक हो गए हैं। और जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहा था मैं, तब मुझे लिखने का जुनून सवार हुआ, तो मैंने यूनिवर्सिटी की मैगजीन्स वगैरह में लिखा और स्टिंगरशिप में कई अखबारों में मैं जो है लिखा करता था। मुझे वीर अर्जुन में, पंजाब केसरी में, इन दोनों में लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद मैंने जो है अपनी एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए समाज के सामने लाया। तो सर ये आपको मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, तो तभी से शौक पैदा हो गया था? हाँ, तभी से शौक पैदा हो गया था। तो आपने पहली बार कॉलेज में जब लिखना शुरू किया तो पहली बार क्या लिखा सर? हमारी कॉलेज की एक मैगजीन आती थी, श्रद्धा। 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 ओके। तो उस मैगजीन में एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को हमारे सर ने बोला कि इसको लिखो आप। तो मैंने उस आर्टिकल को, उस टाइम में गूगल बाबा तो थे नहीं, हाँ, तो इधर उधर से सर्च करके, रिसर्च करके उस पर आर्टिकल लिखा और बिना किसी लाइन के कटिंग के वो मेरा पब्लिश हो गया। तो वहाँ से मेरे को एक लाइन मिली कि मैं भी अच्छा लिख सकता हूँ। तो जब आपके अंदर और जुनून आ गया? हाँ, और जुनून आ गया, जज्बा पैदा हो गया कि मैं एक अच्छा राइटर बन सकता हूँ। तो सर ये जब आपने कॉलेज में रहते रहते फिर क्या क्या लिखा आपने कॉलेज में रहते रहते? मेरी शुरू से ही एक मंशा थी कि मैं, क्योंकि मेरी जो आर्मी बैकग्राउंड थी, मेरे पिताजी बीएसएफ से थे। अरे क्या बात है सर। तो यूनिवर्सिटी में मैंने एनसीसी लिया हुआ था और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर भी था, और दिल्ली के जो एनसीसी में जो टॉप कैंप होते हैं वो मैंने अटेंड किए थे। तो मेरी थी तमन्ना कि मैं जो है सीडीएस क्लियर करूं, एनडीए क्लियर करूं। सीडीएस में जो है डिफेंस में जाके जो है आर्मी ऑफिसर बनूं, लेकिन बैड लक रहा कि उसमें जा नहीं पाया। फिर मेरी तमन्ना थी कि जो है कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में अपना नाम भी रोशन हो और समाज की सेवा भी हो। तो मेरे को पत्रकारिता अच्छी लगी। उस टाइम पे पत्रकारिता को जो है प्रोफेशन नहीं माना जाता था, प्रोफेशनल अब हो गए हैं पत्रकार। उस टाइम पे पत्रकारिता एक सेवा होती थी, एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित में ही लोग लिखा करते थे। लेकिन सर उस टाइम जो लोग सुनते थे वो बड़े ध्यान से सुनते थे, बड़े मन से पढ़ते थे, उन पे असर भी करते थे, और उस टाइम की जो बातें लिखी हुई थी वो उनमें बहुत ज्यादा दम भी होता था सर। क्या ये इसको मानते हैं आप? हाँ, मैं मानता हूँ। उस टाइम पे जो लेखक थे, जो पत्रकार थे, ऐसे ऐसे थे पत्रकार के, उनके कंधे पे झोला होता था और रबड़ की चप्पल लेके चला करते थे, लेकिन उनमें इतना जज्बा होता था, वो सरकार को बदलने का अपना जुनून, हाँ, अपना कहते हैं सरकार को बदलने का उनके अंदर ताकत होती थी, उनकी लेखनी में ताकत होती थी। लेकिन आज का पत्रकार, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज के कुछ पत्रकार, कथित पत्रकार सिर्फ पेड मीडिया पे हैं, या ऐसा समझ लो कि एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, या ये समझ लो कि जिसने पैसे दिए उसके बारे में लिख रहे हैं, चाहे वो समाज का बदनाम आदमी हो, चाहे वो समाज का ऐसा आदमी हो जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आज तक कलम में दम नहीं रहा, वो दम नहीं है कि वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, कहीं से पैसा आ रहा तो लिख डालो। हाँ, लिख डालो, और ऐसे आदमी के लिए लिख डालो जो समाज के एक बदनुमा धब्बा है, जो समाज का एक कलंक है, जो समाज का मनोबल तोड़ता है। तो मतलब ये सभी पत्रकारों को जान लेना चाहिए कि जो पहले का जुनून था वो कैसा था, सच और सच्चाई ही आप लिखिए प्लीज। और प्रदीप महाजन जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है, तो कंटिन्यू है प्रदीप महाजन जी के साथ।
तो सर मैं ये कहना चाहूँगी फिर आपने अपनी पहली मैगजीन कॉलेज छोड़ने के बाद नहीं, इसके बाद मैंने कुछ अखबारों में काम किया। अच्छा। हाँ, मैंने कुछ अखबारों में काम किए। अखबारों में काम करने के बाद बड़ी बंदिशें थी। हाँ, अगर हम कोई अच्छा लिख के जा रहे हैं तो हमारे ऊपर जो बैठा हुआ आदमी था, जो सब एडिटर था या हमारे एडिटर साहब थे, वो उसको नहीं छापते थे। उसे कह लो कि शायद उनको ऊपर से प्रेशर होता था। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा या मैं किसी माफिया की बात नहीं कर रहा, तो नहीं होता। तो फिर मैंने कहा यार ये जो किसी के साथ गुलामी वाला काम करने से बढ़िया आप अपना खुद लिखूं। हाँ, खुद लिखूं और निष्पक्ष लिखूं और जो भी लिखूं जनहित और राष्ट्रहित में लिखूं। अरे वाह, मैं इसके लिए तो क्लैपिंग बनती है सर की। और उनको कहीं ना कहीं ठेस तो जरूर पहुंची होगी। जो उन्होंने लिख के दिया वो पब्लिश नहीं हुआ, तो तभी ही बंदा कोई अपना कदम ये उठाता है। तो सर आपने बहुत अच्छा किया। तो आपने अपनी मैगजीन का नाम क्या रखा? मैंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर निकाला था। न्यूज़पेपर निकाला। हाँ, अच्छा। और न्यूज़पेपर निकालने के बाद न्यूजीलैंड प्रहरी मैंने करीब आज जो है 20 साल से रन कर रहा हूँ मैं। इसके बाद एक मैगजीन निकाली है मैंने, इंडियन न्यूजीलैंड करके। वो मैगजीन जो है 15 साल से रन कर रहा हूँ मैं। और एक मेरा न्यूज़ पोर्टल है। और मैं सभी पत्रकारों को कहूँगा कि पत्रकारिता को अपना शौक बनाएं, अपना आदर्श बनाएं, लेकिन जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए कोई अन्य काम जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। तो सर आपने इंटरव्यू जब लेना शुरू किए तो किस किस का इंटरव्यू लिया सर आपको, और कैसा लगता था आपको इंटरव्यू लेते हुए? मैंने अपने जीवन के अंदर करीब 1000 ऐसी हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं जो समाज में, पुलिस में, प्रशासन में एक अच्छा नाम और हस्ती रखती थी। सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। और सुपर कॉप रहे हैं दिल्ली के। और सीबीआई में उन्होंने एक ईमानदारी से जो आईपीएस में गिनती होती है जोगिंदर सिंह जी की होती है, मैं उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। दिल्ली की सीएम थी अपने शीला दीक्षित जी, उससे पहले मदन लाल खुराना जी थे, हमारे सांब सिंह वर्मा जी थे जब शिक्षा मंत्री थे, फिर वो मुख्यमंत्री बने, उनका इंटरव्यू लिया था मैंने। अपने डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी थे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका इंटरव्यू लिया। अरविंदर सिंह लवली जी का लिया। और पुलिस में कई मैंने, जो हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दिल्ली पुलिस थे, उनका इंटरव्यू लिया मैंने। लेकिन सबसे जो मेरे को एक बात जीवन के अंदर अच्छी लगती है कि जो भी अच्छे रैंक पे या अच्छे पद पे पहुंचा है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जरूर होती है। तो अगर आपने ऊंचा उठना है या आपने अपने आप को बड़ा साबित करना है तो आपको अपने आदर्श बनाने पड़ेंगे। आपको समाज के अंदर मापदंड तय करने होंगे और आपको ये लगना चाहिए कि आप समाज के लिए हितकारी हैं, ना कि अहितकारी हैं। गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको सेटिस्फेक्शन है अपनी मैगजीन से, अपनी पत्रकारिता से? अभी तो कोई शिकवा गिला नहीं है ना, आप खुद लिखते हैं? हाँ, मैं खुद लिखता हूँ और मेरे साथ मेरे स्टाफ के भी लिखते हैं। लेकिन स्टाफ के भी मेरे ऐसे जुझारू पत्रकार हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो आज कई अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। मेरे को खुशी होती है कि उनको मैंने ट्रेन किया। और रही बात इसकी कि मैं तो लिखता हूँ, हमेशा मेरे लिखने पे कहीं ना कहीं विवाद भी हो जाता है, क्योंकि मैं कोई चापलूसी वाला या जिसे कहते हैं ना पत्तल वाला जो चाटने वाला पत्रकार नहीं हूँ। तो जैसे आप समझते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी जैसे चुनाव भी आ रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं, जब पत्रकारिता में क्या चाहते हैं, जब पर्सनल लाइफ में क्या चाहते हैं? चुनाव तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन मैं सभी से यही कहूँगा, खासतौर पे अपने पत्रकार भाइयों से कहूँगा कि आप पैसे लेके उनसे ना छापें। उनकी जो बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों में तब्दील ना करें। और हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं समाज के लोगों से कहूँगा, अच्छा व्यक्ति जो भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको वोट करें। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा। जिस पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, निजी, जिसे व्यक्ति कहते हैं कि ये आदमी निजी तौर पे जो है बहुत ही अच्छा है, तो उसको आप वोट करें। किसी पार्टी पे या व्यक्ति पे या किसी जाति पे, दल पे ना जाए। पत्रकार भाइयों के लिए मैसेज है जो सर ने अभी अभी दिया है, तो आपको इस पे अमल करना चाहिए कि जो इंसानियत है उसको लाओ।
जाएंगे, तो हमसे ज़्यादा ये आप लोग जानते हो आपको क्या करना है। तो सर अभी आगे क्या करने वाले हैं आप? सीमा जी अभी 50 प्लस का मैंने बर्थडे बनाया अपना। अरे वाह, 50 साल हो गए हैं। जो भी समय है मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह। और मेरे बच्चे भी समाज का एक, मैं चाहता हूँ कि अच्छा अंग बने, जिससे देश हित के लिए, समाज के लिए वो अच्छा काम करे। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा। और सीमा जी आप तो बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने देखा है कि आप अपना व्यवसाय तो करती हैं और मैं देखता हूँ कि आप दान पुण्य बहुत करती हैं। थैंक यू सर। नहीं, हम हर चीज़ को अगर क्या कहते हैं तराजू में तोलेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, कहीं ना कहीं सब गलत भी हो सकते हैं। जी। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है जो समाज के लिए काम करता है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रदीप सर ने मेरी भी बहुत तारीफ कर दी। शायद मैं इस लायक हूँ नहीं हूँ ये तो सर ही जानते हैं। आप इस लायक हैं। तो सर आपने अपने बच्चों का नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे हैं? हाँ, उसमें जो है मेरी एक बिटिया जो है ज्यूडोजी की तैयारी कर रही है। अरे वाह। अभी उसने लॉ कंप्लीट करने वाली है, मतलब फाइनल ईयर है, उसको अभी ज्यूडोजी की तैयारी कर रही है। और बाकी दूसरा बच्चा 12th में है। बाकी उसकी किस्मत है वो कहाँ जाता है। नहीं सर, आपने हम सबको प्रेरणा दी है। मैं लास्ट 15-20 साल से सर को जानती हूँ और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे गॉडफादर प्रदीप महाजन जी है। और गॉडफादर सिर्फ बजरंगबली जी है। आप जिसको भी जानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उसके गॉडफादर ऊपर वाले ही होते हैं। कोई किसी आदमी किसी का गॉडफादर नहीं। थैंक यू। और सर के अंदर एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है और हर किसी की हेल्प करते हैं। और वो हेल्प करने के लिए जैसे हनुमान जी पहुंच जाते थे ना, हर जगह पहुंच ही जाते हैं। इतना बड़ा नाम मत लो सीमा जी। हनुमान जी तो हनुमान जी है। तो ये मैं जो अपने जहाँ तक मैं जानती हूँ सर को, तो उनके बारे में मुझे कहना था, मैंने कह दिया। और बाकी आप सब क्या कह रहे सर, आपको क्या? नहीं शिवा जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे को इसलिए भी आप लगते हैं कि नारी होने के बाद, महिला होने के बाद आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि आप लोगों की मदद तो करते ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जो है आर्मी बैकग्राउंड की है। और मैंने देखा जो बच्चा या जो परिवार का आदमी आर्मी बैकग्राउंड का होगा वो कभी देश से गद्दारी नहीं करेगा। वो सॉलिड होता है, वो सोल्जर का बच्चा होता है यार। वो सोल्जर का बच्चा होता है, वो जज्बात हमारे अंदर हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। मैंने अपने फादर के बिना जिंदगी गुजारी है, मैंने अपने हस्बैंड के बिना आधी जिंदगी गुजारी है। तो आई प्राउड ऑफ माय फादर, आई प्राउड ऑफ माय हस्बैंड, आई लव माय फैमिली। 73वीं इंग्लिश में बोलेंगे 73वीं गणतंत्र दिवस आ रहा है। हाँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी देश के सिपाही हैं, बिना वर्दी के हैं चाहे आप। हाँ। आप भी देश में ऐसी चीजें देखें जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, या कुछ ऐसा आप सस्पिशियस आइटम देखें तो आप पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करें। जरूर करें, बिल्कुल बिल्कुल, आप छुपाए नहीं। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? एक मैसेज दे दीजिए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, सबसे पहले अपने परिवार को देखें, इसके बाद समाज को देखें, फिर देश को देखें। जब हम सभी चीजों को एक रास्ते पे और सच्चाई से एक नजर से देखते हैं तो हम अपने आप ही तरक्की करते हैं। हम तरक्की करते हैं, हमारा परिवार तरक्की करता है, परिवार तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है। जी जी, जो संस्कार हम अपने बच्चों को घर पे देते हैं, हर पेरेंट्स देते हैं, वही देश है। एक ही घर से एक बच्चा जो निकलता है देश के लिए, तो हमारा देश इकट्ठा होता है। बिल्कुल होता है सर। तो ये हमारे जो संस्कार है, हिंदुस्तान के संस्कार है, जो हमारी जो मातृभूमि है, तो 26 जनवरी आ रही है तो सर जय हिंद तो बनता है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे और थैंक यू सो मच सर। मैं तो ये कहूंगा कि इतनी बड़ी प्रोड्यूसर जिन्होंने इतने गाने रिकॉर्ड किए हैं, इतने सीरियल बनाए हैं, इतनी फिल्मों में खुद भी काम किया है, वो इस नासिस का इंटरव्यू लेगी तो मैं तो आपको शत नमन करूंगा। अरे सर, ये मैं सर का बड़ापन है और मैं इनके जितने लफ्ज बोलूं वो कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।